दोस्तों, कोरियन सिनेमा जब हॉरर बनाता है तो उनके एलिमेंट सुपर नेचुरल से ज्यादा फोकस करते हैं इंसान के दिमाग के अंदर छिपे हुए हॉरर के अंदर। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कोरियन कल्चर में स्लो बर्न मूवी ज्यादा बनती है, यानी कि स्टोरी धीरे धीरे बिल्डअप होती है, एकदम से नहीं। कुछ ऐसी ही श्रापित कहानियां हैं स्ट्रेंज 2020 नाम की एक एंथोलॉजी मूवी के अंदर, जिसमें काफी कहानियां हैं। हर एक कहानी एक डिफरेंट लेवल का हॉरर है, तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। याद दिलाओ तो डेमोनिक आर्काइव्स चैनल लाता है बेस्ट हॉरर रिकैप्स, तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे इंस्टा को जाके फॉलो करो, जहाँ पे मैं सबका रिप्लाई पर्सनली करता हूँ। और अब हम इसी के साथ चलते हैं सीधा स्ट्रेंज 2020 मूवी की एक डरावनी डेमोनिक कहानी की तरफ। तो पहली कहानी का नाम है वेस्टलैंड, और ये कहानी पूरी मूवी में सबसे स्लो है, बट बाकी कहानियां बहुत ज्यादा क्रीपी है। ये कहानी शुरू होती है कुछ गांव की महिलाओं को दिखाते हुए, जिन्हें मिलती है एक बैड न्यूज। ये न्यूज थी मी यन के पति के बारे में, जिसने खुदकुशी कर ली थी, और ऐसा लग रहा था कि खुदकुशी की वजह है जमीन की खरीदारी। ऑब्वियसली अपने पति की लाश से मी यन के होश उड़ जाते हैं। और दोस्तों, जो औरतें मी यन को संभाल रही थी, उन्हीं औरतों में थी संगी नाम की एक औरत, जो मेन कैरेक्टर है। हम आगे देखते हैं कि संगी रहती है अपने भाई के साथ, जो है यंग सिक। इन दोनों की बातों से लग रहा था कि यंग सिक घर के बाहर कुछ ज्यादा शेडी काम कर रहा है। संगी अपने भाई से पूछती है उसके काम के बारे में, पर वो कुछ नहीं बताता। नेक्स्ट डे संगी अपने दोस्तों के साथ खेत जोत रही थी, और हमें पता चलता है कि आजकल गांव में लोगों को मारा पीटा जा रहा है डेब्ट कलेक्टर्स के द्वारा, और कुछ लोग अपनी जमीन बेचकर पैसा कमा रहे हैं। ये सब हो रहा था गांव के रिक्रिएशन को लेकर, मतलब इस गांव में थोड़े इंडस्ट्रियल चेंजेस लाने थे गवर्नमेंट को। दिन रात को संगी जब खाना बना रही थी, तभी अचानक उसके पीछे आ जाता है एक अनजान इंसान, जिससे उसके होश उड़ जाते हैं। संगी को देखते ही वो इंसान भाग जाता है, और अगले दिन संगी के घर आता है एक गवर्नमेंट ऑफिशियल, जिसको संगी बताती है कल रात के इंसिडेंट के बारे में। पर संगी की बात सुनने की बजाय वो आदमी संगी को समझाता है कि उसे अपनी जमीन बेच देनी चाहिए, ताकि गवर्नमेंट इस गाँव को शहर में बदल सके। पर संगी ऐसा नहीं करना चाहती थी। वो आदमी देन यांगसिक के साथ चले जाता है, और यांगसिक बता के भी नहीं जाता कि वो जा कहाँ रहा है। उस दिन संगी को बाकी लोग भी घर बेचने को बोलते हैं ताकि रीडेवलपमेंट हो सके, पर संगी के हिसाब से हर बार रीडेवलपमेंट का वादा होता है इस गांव में, और लोग घर बेचकर बेघर हो जाते हैं, पर आज तक कोई रीडेवलपमेंट नहीं हुआ। गुस्से में संगी चले जाती है, और वो काम करते करते अपने घर के फ्रंट यार्ड में बने हुए एक शेड के अंदर पहुंचती है, जहाँ पे एक ठेले में छिपी हुई थी एक लाश, जिससे संगी के होश उड़ जाते हैं। तभी वहां पे आ जाती है मी यन, जिसके पति ने खुदकुशी करी थी, और मी यन की एक चप्पल गायब थी। और दोस्तों, कल रात जो अनजान इंसान संगी के पास आया था ना, उसकी भी एक चप्पल वहीं पे गिर गई थी, यानी कि मी यन वो अनजान इंसान थी। मी यन की बुरी हालत देखकर संगी उसे घर ले जाती है, जहाँ पे मी यन बताती है कि उसके पति ने खुदकुशी करी है संगी के भाई की वजह से, और ऑब्वियसली ये बात संगी को समझ नहीं आती। देन मी यन दिखाती है लैंड रजिस्ट्री के बहुत सारे पेपर, जिनमें कई जगह यांगसिक का नाम था। मी यन के हिसाब से यांगसिक रीडेवलपमेंट में मिला हुआ है, और वो प्रोजेक्ट ओरिजिनली मी यन के पति का था, पर यांगसिक हमेशा गड़बड़ कर रहा था। वो लोगों को फोर्स कर रहा था अपने घर बेचने के लिए, जिससे मी यन का पति परेशान हो गया, इतना ज्यादा कि उसने खुदकुशी कर ली। इतना ही नहीं, वो लाश जो संगी को मिली थी वो मी यन के पति की है, क्योंकि मी यन अपने पति को गुड बाय नहीं बोलना चाहती। तो बेसिकली यांगसिक कर रहा था कुछ इलीगल, पर अभी यहाँ पर संगी मी यन की बातों को बढ़ावा नहीं देती, और वो उसे घर भेज देती है, जिससे मी यन को गुस्सा तो आता है, पर वो कुछ नहीं कर पाती। संगी अब इसके बाद अपने भाई का सामान इन्वेस्टिगेट करती है, और उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं, जिससे मी यन की बातें सच साबित हो जाती है। फिर उस रात को जब यांगसिक वापस घर आता है, तो संगी उसे कन्फ्रंट करने की कोशिश करती है, पर यांगसिक बुरी तरीके से गुस्सा करने लगता है, और वो लड़ाई कर लेता है
है संगी से ही। देन फिर नेक्स्ट डे खेत में काम करते वक्त संगी को रियलाइज होता है कि उसे मियोन से बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए था और इसलिए संगी जाकर भागकर ढूंढती है मियोन को, जो उसे मिलती है बहुत दूर अपने पति की लाश के साथ रोती हुई। संगी मियोन और उसके पति की लाश को वापस लाती है और वो दोनों औरतें लाश को गाड़ने लगती है संगी के घर के पीछे वाले आंगन में, क्योंकि दोस्तों वो दोनों औरतें असल में पड़ोसी थी। मियोन अपने पति की लाश को अपने घर के पीछे ही गाड़ना चाहती थी, पर सिंस दोनों घर के बैकयार्ड आपस में मिले हुए थे तो लाश को गाड़ने के लिए यांग सिक नहीं मान रहा था। अब यांग सिक तो घर पर था नहीं, तो दोनों औरतें लाश को दफन करती है, पर बीच में यांग सिक आ जाता है कुछ लोगों के साथ जो घर को खरीदना चाहते थे। यांग सिक जल्दी देख लेता है मियोन और संगी को लाश गाड़ते हुए और ऑब्वियसली वो गुस्सा करने लगता है क्योंकि घर में खरीदार थे, पर लड़ाई की बातों से खरीदार आ जाते हैं बाहर और वो देख लेते हैं लाश को। अब जाहिर सी बात है लाश को ऐसे दफन होते देख घर के पीछे कोई ये घर नहीं खरीदने वाला था, जिससे यांग सिक को आ जाता है गुस्सा संगी पे। पर यहाँ पे संगी सबके सामने अपने भाई की सारी पोल पट्टी खोल देती है। यांग सिक और गुस्से में आ जाता है, वो हमला कर देता है अपनी बहन पे, पर बाकी लोग अब यांग सिक को जकड़ लेते हैं और इतने में ही मियोन जाती है और वो घर की सारी रजिस्ट्रीज को जला देती है, जिससे अब कोई भी कुछ नहीं कर सकता था। गांव के जितने भी घर अब तक बिके थे वो सब बेनाम हो गए थे और इसी वजह से वो रीडेवलपमेंट का प्लान जो था वो चौपट हो जाएगा। कहानी इसी ट्विस्ट के साथ खत्म हो जाती है एंड आई नो ये वाली कहानी पर्सनली मेरे को अच्छी नहीं लगी थी। इसमें बहुत ज्यादा फालतू का एक्सपोजिशन था। मे बी ये कहानी उसे अच्छी लगे जिस पर्सन का जमीन को लेकर विवाद हुआ है, पर मेरे लिए ये स्टोरी ओनली 3 आउट ऑफ 10 वाली रेटिंग की थी। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में बताना, पर आगे की जो 3 कहानियां हैं वो रूह हिला देंगी। अब दूसरी कहानी स्टार्ट होती है जिसका नाम है लेगेसी और ये है सुपरनैचुरल हॉरर। कहानी है ह्योजंग के बारे में, जिसकी बीमार माँ मर गई थी रिसेंटली और आज ह्योजंग रहने आई है उस घर में जो उसकी माँ ने मरने से पहले उसके नाम कर दिया था। ह्योजंग को रियल एस्टेट एजेंट वो घर दिखा रही थी, पर एजेंट के मन में ये भी लालच था कि ह्योजंग इस घर को बेच दे ताकि एजेंट थोड़े पैसे कमा सके। यहाँ पे एजेंट नोटिस करती है कि घर में कुछ दरवाजों में ताले नहीं लगे हुए, क्योंकि दोस्तों ह्योजंग की जो माँ थी ना वो अपने बच्चों को कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। कहने का मतलब ह्योजंग की माँ ओवर पोजेसिव थी और जब ह्योजंग और उसके भाई बहन छोटे थे ना तो उनकी माँ उन पे कैडी नजर रखती थी, इसलिए घर में ताले भी नहीं है। एनीवे ह्योजंग अब अपनी माँ का सामान घर से हटाना शुरू करती है, पर सामान में उसे मिलता है एक ओल्ड रिकॉर्डर जिसमें बचपन में ह्योजंग की माँ ने उसे एक बार बोला था कि वो मरने के बाद भी उसके साथ रहेगी, जिससे ह्योजंग थोड़ा डरने लगती है। देन उस रात को जब ह्योजंग सो रही थी तभी उसके कमरे में होने लगती है पैरानॉर्मल चीजें और जल्दी ही ह्योजंग की माँ की आत्मा आकर उसे सहलाने लगती है, जिससे डरकर ह्योजंग जाग जाती है और उसे लगता है कि शायद एक सपना था। देन नेक्स्ट डे ह्योजंग एक दुकान में जाती है दरवाजे के ताले खरीदने के लिए। वहां पे वो मिलती है अपने एक पुराने दोस्त हुआंग से, जो फिर शाम को ताले लगाने के लिए घर आता है। दोस्तों इस सीन से ये साफ था कि ह्योजंग अपनी माँ की पुरानी यादों को अपनी लाइफ में नहीं रखना चाहती, वो अब अपनी लाइफ को आजादी से जीना चाहती है। इतना ही नहीं, जब हुआंग ह्योजंग की माँ के बारे में बात करता है तो उसे गुस्सा आ जाता है बिना मतलब के, यानी कि कुछ तो राज है माँ बेटी के बीच का जो हमें नहीं पता। हुआंग के जाने के बाद ह्योजंग अपनी माँ का और सामान फेंक देती है, जैसे कि चेयर, जूते और सारा पर्सनल सामान। देन ह्योजंग हुआंग को दोबारा बुलाती है और उसके साथ होती है इंटीमेट अपनी माँ के पुराने कमरे में, पर यहाँ पे एक फ्लैशबैक के साथ खुलता है एक डिमोनिक राज। असल में दोस्तों ह्योजंग अपनी बूढ़ी बीमार माँ का ख्याल रख रख कर तंग आ गई थी और इसलिए ह्योजंग ने ही अपनी माँ का दम घोट कर उसे बुरी तरीके से मार डाला था। अब प्रेजेंट में ह्योजंग को अपनी इस गलती का एहसास हल्का बहुत था, पर तभी एक कांच का ग्लास अपने आप टूट जाता है और ह्योजंग इंटीमेट नहीं हो पाती। ये सब होने के बाद ह्योजंग डिसाइड करती है अपने घर को बेचने का और कुछ टाइम में रियल एस्टेट एजेंट एक फैमिली को घर दिखाने के लिए ले भी आती है। पर जब वो फैमिली घर देख रही थी तो ह्योजंग को सुनाई देने लगती है एक डिमोनिक आवाज, जिससे उसका दिमाग खराब हो जाता है और वो बिना मतलब के गुस्सा करने लगती है। इतना ही नहीं, रियल एस्टेट एजेंट और वो फैमिली ह्योजंग की माँ के कमरे को देखकर बुरी तरीके से डर जाते हैं।
क्योंकि पूरे कमरे में कालापन आ गया था। श्रापित बाल हर जगह पड़े थे और जहाँ पे ह्योजंग की माँ की लाश मिली थी वहाँ पे एक लाश वाला निशान भी था। ये सब देख के कोई भी फैमिली इस घर को नहीं खरीदने वाली थी, जिससे ह्योजंग को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो समझ जाती है कि उसकी माँ नहीं चाहती कि ये घर कोई भी खरीदे। इसके बाद ह्योजंग फोन लगाकर लड़ती है अपने भाई से क्योंकि वो उनकी माँ का ख्याल नहीं रखता था और अब जो आत्मा है वो सिर्फ ह्योजंग को परेशान कर रही है। ऑब्वियसली उसके भाई को कुछ भी समझ नहीं आता, पर तभी दरवाजे पे नया नया लगा ताला अपने आप गिर जाता है और ह्योजंग नोटिस करती है कि उसकी माँ का सारा सामान वापस घर के अंदर आ गया था, जिससे उसकी रूह कांप जाती है। ह्योजंग तुरंत जाती है रियल एस्टेट एजेंट के पास, पर अब एजेंट भी उस श्रापित घर को बेचने को रेडी नहीं थी। इस सब से ह्योजंग का हो जाता है दिमाग खराब और अब वो आती है गुस्से में घर उस जगह को नष्ट करने। ह्योजंग घर में बिखेरने लगती है मिट्टी का तेल, पर एंड टाइम पे ह्योजंग को आकर रोक देता है हुआंग। ह्योजंग हुआंग को समझाती है कि उसकी माँ अभी भी इस घर में है और वो उसका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। ह्योजंग को आत्मा की आवाज भी आने लगती है एंड देन अचानक पूरे घर में भूकंप आ जाता है। दोस्तों, ह्योजंग की माँ अकेला नहीं रहना चाहती थी और इसलिए बचपन से वो अपने बच्चों को पाबंदी में रखती थी और मरने के बाद भी वो ह्योजंग को नहीं छोड़ रही। पर सही भी हुआ क्योंकि ह्योजंग एक हत्यारी थी जिसने अपनी माँ को मार डाला। ह्योजंग पागलों की तरह चिल्लाने लगती है और पैरानॉर्मल एक्टिविटी के चलते हुआंग भी हो जाता है घायल। अब यहाँ पे ह्योजंग को हेलुसिनेशन होने लगते हैं। उसे अपनी रिफ्लेक्शन में अपनी माँ दिखाई देती है और एंड में ह्योजंग चिल्लाती है कि वो जो भी अब करेगी वो सिर्फ उसकी माँ की वजह से करेगी और जो सब होगा वो उसकी माँ की गलती है। जिसके बाद वो उस डिमोनिक घर में लगा देती है आग। घर जलकर खाक हो जाता है और हमें पता भी नहीं चलता कि हुआंग घर से जिंदा बचकर बाहर निकल पाया या वो भी घर में ही जल गया। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट में बताना, क्योंकि ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। अब तीसरी कहानी का नाम है द यंग मैन लिव्ड और ये कहानी भी डिमोनिक थी। ये कहानी है हून नाम के एक आदमी की जो शहर से गांव में रहने आया था एक सिंपल लाइफ के लिए। हून मछली पकड़कर अपना गुजारा करता था और पिछले कुछ दिनों से हून के कांटे में मछली नहीं फंस रही थी और एक रात उसके साथ होता है कुछ बहुत अजीब। उसके कांटे में आज फंस जाता है एक पिग का सर मछली की बजाय, जिससे वो डर जाता है। साथ ही साथ उसे मिलता है एक पाउच जिसके अंदर कुछ ऐसा था जिससे हून चौंक जाता है और वो पाउच को लेकर तुरंत भागता है घर की तरफ। वो सामान गाड़ी में डालकर ड्राइव करता है, पर देन उसे दिखाई देता है एक आदमी जो नदी में खड़ा था और बड़ी ही अजीब तरीके से हून को घूर रहा था। हून घर पहुंचकर उस पाउच को छिपा देता है क्लोजेट में एंड देन वो जाता है एक दुकान पे जहाँ पे वो अपनी मछलियां बेचता था। दुकान का मालिक नोटिस करता है कि हून थोड़ा शांत है। देन मालिक को जब पता चलता है कि हून नदी पे बने हुए ब्रिज के पास मछलियां पकड़ने गया था तो वो चौंक जाता है। दोस्तों, मालिक के हिसाब से नदी के पास जो ब्रिज है ना, वहाँ पे बहुत पहले एक रिचुअल हुआ था। उस रिचुअल में सोने के सिक्के रखे गए थे एक पाउच के अंदर, पर एक आदमी ने पाउच को चुरा लिया था जिसकी वजह से वो आदमी श्रापित हो गया था और उसने ब्रिज से छलांग लगा ली थी। आदमी की लाश पूरी सूज गई थी और उस दिन के बाद से वो पाउच किसी को भी नहीं मिला। यानी दोस्तों, जो पाउच हून को मिला है ना, वो श्रापित है और उसमें श्रापित पैसे थे। इस बात से हून डर जाता है और वापस भागता है घर, क्योंकि उसे लग रहा था कि उस आदमी की आत्मा अपने पैसे लेने जरूर आएगी। हून घर जाकर उन पैसों को लेकर भाग जाता है और थोड़ी देर बाद हून के घर पे हम लोग देखते हैं उस आदमी को जो पहले नदी में खड़ा था और वो बड़ी अजीब तरीके से पानी पी रहा था। वो आदमी पैसे ढूंढने लगता है पर उसे कुछ भी नहीं मिलता, जिससे ये साफ था कि ये जो आत्मा है ना, ये उसी श्रापित आदमी की है जिसने ब्रिज से छलांग लगा दी थी। वही हून जाके छिपा हुआ था एक वेयर हाउस जैसी जगह पे, पर वहाँ पे भी जल्दी ही शटर खुलता है क्योंकि आ जाती है वो आत्मा हून के पीछे पीछे। अरे भाई, दे दे पैसे वो वापस, भले ही सोने के सिक्के हो पर जान से ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। एनीवे, हून छिपा रहता है एक शेल्फ के पीछे और वो आत्मा इधर उधर घूमती है थोड़ी देर तक, पर जब हून सामने नहीं आता तो आत्मा चले जाती है। हालांकि वो आत्मा गिरा देती है हून की एक पुरानी फोटो, जिससे हून समझ जाता है कि उस आत्मा को अच्छे से पता है कि वो कौन लड़का है जिसने पैसे चुराए हैं। देन इसके बाद आता है हून का बॉस और हून अपने बॉस से पूछता है उस आदमी के बारे में जो अभी अभी बाहर गया, पर बॉस ने उस आदमी को नहीं देखा था। देखेगा भी कैसे, वो आदमी एक आत्मा थी। अब हून
सोचता है कि वो उस आत्मा को ढूंढ कर खत्म कर देगा और इसलिए वो लड़ाई का सामान लेकर निकल जाता है उस आदमी को ढूंढने। बेसिकली आप लोग देख सकते हो कि लालच कितनी बुरी बला है। खून नदी के पास पहुंचकर अब नदी में जाला बिछाना स्टार्ट करता है, पर तभी ब्रिज पे आ जाती है वो आत्मा बढ़ती है गाड़ी की तरफ और खून तुरंत भागता है। पर जब तक खून पहुंचता है आत्मा के पास, जब तक देर हो चुकी थी क्योंकि आत्मा ने अपने पैसे वापस ले लिए थे। खून आत्मा से वो पाउच वापस मांगता है पर आत्मा उसकी नहीं सुनती, जिससे गुस्से में आकर खून हमला कर देता है आत्मा पे ही। अब ब्रिज पे दोनों में लड़ाई होती है खूब तेज और लड़ाई में वो आत्मा उस पाउच को फेंक देती है नदी में। खून गुस्से में देन उस आदमी को जान से मार डालता है, जो कि फनी बात थी क्योंकि वो आदमी तो ऑलरेडी मरा हुआ था। बट बेसिकली दोस्तों, जब भी किसी मूवी में एक इंसान एक आत्मा को मारता है ना, तो मूवी बनाने वाले हमें ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि इंसान कितने ज्यादा बुरे होते हैं कि वो अपनी नीड्स के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो एक आत्मा को भी मार सकते हैं, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, पर अगर इंसानों पे मौका होता ये करने का तो वो ये भी कर डालते। एनीवे, आत्मा को मारने के बाद खून कूद जाता है नदी में और वो किसी तरीके से ढूंढ कर ले आता है वो पाउच वापस। पर ऑब्वियसली अब उस पाउच में पैसे नहीं, सिर्फ मिट्टी थी, जिससे खून का दिल टूट जाता है और वो रोने लगता है फूट फूट कर। वो आत्मा हो जाती है गायब और साथ ही साथ पैसे भी, जिससे फाइनली खून को सबक मिल जाता है और कहानी खत्म हो जाती है। अब चौथी और फाइनल डेमोनिक कहानी का नाम है द मैन हु लिव्स विद एंजाइटी। ये कहानी है बुजोंग नाम के एक लड़के की जो अपने पापा सीवुक के साथ रहता था। और हाँ, ये कहानी ब्लैक एंड व्हाइट है। अब जो सीवुक था वो अपने बेटे को ट्रेन कर रहा था। बुजोंग को रोजाना पहाड़ चढ़ने पड़ते थे अपने पापा को पीठ पे बिठाल कर। उसे हैवी एक्सरसाइज करनी पड़ती थी जब तक वो थक नहीं जाता था। और ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि सीवुक अपने बेटे को कोरिया का बड़ा एथलीट बनाना चाहता था। अब आज जब बाप बेटे घर जा रहे थे तभी रास्ते में बुजोंग को सुनाई देती है एक मदद की पुकार। उस आवाज के पीछे दोनों को मिलता है घायल आदमी एक गुफा के अंदर, जिसे वो लोग घर ले आते हैं। थोड़ी देर में उस आदमी को होश आता है पर उसे कुछ भी याद नहीं था, उसे अपना नाम भी याद नहीं था और इसलिए हम लोग इस आदमी को बस एक अनजान आदमी बुलाएंगे। सीवुक आदमी को चिंता करने से मना करता है क्योंकि वो लोग पुलिस को बुला लेंगे, उसकी मदद करेंगे और उसे घर भेज देंगे। जिसके बाद सीवुक बुजोंग के साथ प्रैक्टिस के लिए फिर से चले जाता है और वो अनजान आदमी दोनों को डिमोनिक तरीके से घूरने लगता है। अब रात को डिनर पे सीवुक अपने बेटे की तारीफों की फूल बांधने लगता है अनजान आदमी के सामने कि कैसे बुजोंग सबसे अच्छा खिलाड़ी है, पर अपने पापा की बातें बुजोंग को पसंद नहीं आती और वो चले जाता है। ये टेंशन देखकर अनजान आदमी समझ जाता है कि बाप बेटे में कुछ तो विवाद है। देन बुजोंग रात को भी ट्रेनिंग कर रहा था पर उसके पास आता है अनजान आदमी जो बोलने लगता है कि इतनी ट्रेनिंग का फायदा क्या जब एंड में उसे मरना ही है। ये बात बुजोंग को कर देती है ऑफेंड और उन दोनों में बहस होने लगती है। पर वो अनजान आदमी बताता है कि चलो मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ। सीन आता है सीवुक पे, जैसे सुनाई देती है डेमोनिक विस्परिंग जो कर रहा था बुजोंग एक कोने में बैठकर। सीवुक जाकर उसे चेक करता है पर दोस्तों बुजोंग की आंखें बाहर निकली हुई थी, जिससे सीवुक के होश उड़ जाते हैं और पीछे दीवार पे चलने लगता है वो अनजान आदमी। तभी सीवुक जाग जाता है, मतलब ये बस एक सपना था। पर जागने के बाद सीवुक को मिलती हैं बहुत सारी टूटी हुई तस्वीरें और उसे शक हो जाता है कि शायद कुछ डिमोनिक हो रहा है। वही वो अनजान आदमी अपनी 2 उंगलियां डाल देता है अपनी आंखों के अंदर, जिससे ये साफ था कि इस आदमी के साथ कुछ गड़बड़ है। अब अगले दिन पहाड़ी चढ़ते वक्त बाप बेटे गिर जाते हैं और बुजोंग के पैर में लग जाती है चोट। सीवुक भागता है दवाई लेने, पर जब सीवुक वापस आता है तो बुजोंग वापस घर जा रहा था। सीवुक बुजोंग को रोकता है और उससे बात करता है कि क्या हुआ, पर बुजोंग चिल्ला पड़ता है कि ये सारी ट्रेनिंग बेकार है क्योंकि एंड में सब लोग मारे जाएंगे, बिल्कुल उसकी माँ की तरह। ये सुनकर सीवुक को शक होता है कि शायद उस अनजान आदमी ने उसके बेटे को भड़काया होगा और ये बिल्कुल अच्छा नहीं था क्योंकि एक बड़ा कंपटीशन आने वाला था जो बुजोंग को जीतना ही होगा अपने पापा के लिए। बेसिकली मेरे ख्याल से सीवुक अपने बेटे को एथलीट बनाना चाहता था, पर बुजोंग दिल से नहीं चाहता था एथलीट बनना।
एनीवेज सीवुक घर आता है और वो लड़ाई करता है अनजान आदमी से। पूछने लगता है कि उसने बुजोंग को क्या बोला था उल्टा सीधा रात को। पर अनजान आदमी बताता है कि उसे एक विजन आया था जिसमें बुजोंग मर जाएगा, पर मरने से पहले वो अंधा हो जाएगा। ये सुन के सीवुक को और गुस्सा आ जाता है और वो उस अनजान आदमी को धक्के मारकर अपने घर से निकाल देता है। पर वही बुजोंग काफी ज्यादा डिप्रेस्ड हो गया था। अब रात को सीवुक बैठा हुआ था जब उसके आसपास अजीब आवाजें होने लगती है। अचानक उसे दिखाई देती है अपनी बीवी की आत्मा, जिससे डरकर वो जाग जाता है। मतलब ये बस एक सपना था। उठने के साथ ही बुजोंग की चीख आती है। सीवुक भागता है अपने बेटे के पास और अब उसकी रूह कांप जाती है क्योंकि दोस्तों बुजोंग अचानक अंधा हो गया था। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि बुजोंग लगातार ट्रेनिंग कर रहा था बिना रेस्ट के। अपने बेटे को सीवुक शांत करवाता है, पर वो बुरी तरीके से चौंक गया था क्योंकि उस अनजान आदमी की भविष्यवाणी सच हो गई। सीवुक अब भाग कर जाता है उसी गुफा में जहाँ पे वो आदमी मिला था, इस उम्मीद में कि वो अभी भी वहीं पे होगा। और लकीली वो आदमी वही था और बुरी तरीके से कांप रहा था। सीवुक आदमी से पूछता है कि भविष्यवाणी को कैसे रोका जाए, पर वो आदमी अचानक मरने लगता है। सीवुक आदमी से भीख मांगता है अपने बेटे के लिए और मरते मरते अनजान आदमी बोलता है कि अपने बेटे को सुबह होते ही मार डालना। अगर सीवुक ऐसा करेगा तो उसका बेटा जिंदा हो जाएगा और उसकी आंखें भी ठीक हो जाएंगी। ये सुनकर सीवुक के होश उड़ गए थे क्योंकि वो अपने बेटे को मारेगा कैसे। पर देन अनजान आदमी मारा जाता है। सीवुक अब अनजान आदमी की लाश को ले आता है घर पे और वो लाश जला देता है एक भट्टी के अंदर क्योंकि अनजान आदमी ने मरने से पहले ये करने को बोला था। देन पूरी रात सीवुक तैयार करता है एक कुल्हाड़ी अपने बेटे को मारने के लिए और वहीं अंधे बुजोंग को शक हो जाता है कि उसका पापा कुछ डिमोनिक करेगा और इसलिए सुबह होते ही सीवुक जब बुजोंग को मारने आता है तो बुजोंग भागता है अपनी जान बचाकर। पर सिंस वो बेचारा अंधा था तो वो ज्यादा भाग नहीं पाता। बुजोंग गिर जाता है और सीवुक अपने बेटे को पकड़कर मारने लगता है। वो उसकी छाती में कुल्हाड़ी से स्टैब कर देता है और एंड में वो उसे बुरी तरीके से मार डालता है क्योंकि दोस्तों सीवुक अपने बेटे से प्यार अपने सपनों के लिए करता था। बेसिकली वो नहीं चाहता था कि उसका बेटा अंधा रहे क्योंकि अंधा लड़का एथलीट नहीं बन सकता और इसलिए एक अनजान आदमी की बात मानकर सीवुक ने अपने बेटे को ही मार डाला क्योंकि भाई वो एक अंधे बेटे की बजाय जिंदा रखेगा एक भविष्यवाणी को जो पूरी हो या ना हो ये वो खुद नहीं जानता। पूरी रात सीवुक अपने घर के सामने बुजोंग की लाश के साथ बैठा रहता है ये सोचकर कि अगली सुबह वो जिंदा हो जाएगा। पर सुबह सुबह सूरज की रोशनी के साथ हलचल होती है भट्टी में और भट्टी से बाहर निकलता है वो डिमोनिक अनजान आदमी। जी हाँ, बुजोंग की जगह अनजान आदमी जिंदा हो गया। वो आदमी सीवुक को थैंक यू बोलकर चले जाता है जिससे सीवुक समझ जाता है कि शैतान ने बुजोंग की बलि दिलवा दी खुद को जिंदा करने के लिए, जिससे उसके होश उड़ जाते हैं। उसे एक अच्छा सबक मिल जाता है और शैतान जीत जाता है और ये कहानी और मूवी दोनों खत्म हो जाते हैं। ये थी एक्सप्लेनेशन स्ट्रेंज 2020 मूवी की। और दोस्तों इस मूवी का सेकंड पार्ट है तो 2022 में रिलीज हुआ था और वो और ज्यादा डिमोनिक है। मुझे कमेंट में बताना कि आप लोग उस पार्ट को देखना चाहते हो या फिर नहीं। इस मूवी में मुझे पहली कहानी के अलावा सारी कहानियां अच्छी लगी। आपकी फेवरेट कहानी आप लोग मुझे कमेंट में बताओ। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे इंस्टा को फॉलो कर लो जहाँ पे मैं सबका रिप्लाई पर्सनली करता हूँ और टेलीग्राम ज्वाइन करो जहाँ पे इस चैनल के अपडेट मिलेंगे। इसी के साथ मैं अब आपको मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।